दोस्तों, गुड इवनिंग। अपनी करंट अफेयर सीरीज में हम वापस से शुरू करते हैं। सब इंस्पेक्टर एग्जाम में हमने देखा कि करंट अफेयर के किस प्रकार ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में जाके चीजों को पढ़ें ताकि अपने को आगे आने वाली परीक्षा, खास करके आरएस प्री और मेंस दोनों में अपना काम हो जाए। तो इस दृष्टिकोण से आज हमने जो करंट अफेयर का टॉपिक लिया है वो अपने तमिलनाडु के अंदर एक जगह है कलपकम, वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर एक जो है वो स्टार्ट किया गया है। और इस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम जो है वो अपना फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। इसका प्रोटोटाइप किसको कहते हैं? जब भी कोई नई चीज आती है, नया मॉडल आता है, एरोप्लेन का, मोबाइल का या किसी भी कार का, अन्य कोई चीज का, उसकी टेस्टिंग चल रही होती है, उसको शुरुआती एक्सपेरिमेंट फेज में गुजरना होता है। उससे संबंधित सारी चीजों की इंफॉर्मेशन या उससे रिलेटेड जो भी गतिविधि उसमें होनी होती है, उनको अच्छे से जांचने के लिए जो पहला डिवाइस बनाया जाता है उसको प्रोटोटाइप कहते हैं। तो भारत में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का पहला प्रोटोटाइप कलपकम में क्रिटिकल हो गया है, मतलब उसने काम करना शुरू कर दिया है। तो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है? तो इसका आंसर है कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं उसमें भारत की 3 स्टेज की जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है उसमें से दूसरी स्टेज का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। क्या काम में आएगा? इससे हम बिजली बना पाएंगे। तो बिजली बनाने के लिए अपने पास सोर्स जो सबसे ज्यादा अवेलेबल है वो कोयला है, और कोयला आधारित विद्युत संयंत्र को थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। इसके अलावा अपने पास जो है वो सोलर पावर प्लांट है, इसके अलावा विंड पावर प्लांट है, हाइडल जल वाले पावर प्लांट है, इसके अलावा अपने पास न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। तो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट वाले मामले में अपने को केमिस्ट्री और फिजिक्स में आने वाली रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, उन दोनों को थोड़ा सा बैकग्राउंड 2-5 मिनट में क्लियर करते हुए भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को समझें और उसके बाद इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को पढ़ें ताकि आपका सारा कंसेप्ट एक साथ में क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं एक केमिकल रिएक्शन या यूं कहे फिजिकल फिनोमेनन, जो नेचर में पाए जाने वाले कुछ तत्व है, एलिमेंट में पाया जाता है। तत्व किसको कहते हैं? वो पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं, और वो परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है उसको हैवी एलिमेंट या हैवी नाभिक वाले तत्व कहा जाता है। जैसे कि यूरेनियम, जैसे कि थोरियम, जैसे कि प्लूटोनियम। अच्छा, ये जो बड़े नाभिक वाले जो परमाणु होते हैं, इनकी नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है। और जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो बहुत ज्यादा होती है, ये संभव होता है कि उनके जो नाभिक है या न्यूक्लियस है किसी भी एटम के, वो अनस्टेबल हो, अस्थिर हो। अस्थिर होने का मतलब क्या? कि ये इस अवस्था में स्टेबल नहीं रह पा रहा है। तो ये अस्थिर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जबकि प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य एक रिपल्सिव फोर्स काम करता है। इसको न्यूक्लियर फोर्स और रिपल्सिव फोर्स कहते हैं। तो जिस भी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य अट्रैक्शन फोर्स और प्रोटॉन के मध्य रिपल्सन फोर्स यानी कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल बिल्कुल संतुलित रहते हैं, वो नाभिक तो रहते हैं स्थायी। लेकिन जिनमें ये आकर्षण और प्रतिकर्षण वाला संतुलन बिगड़ जाता है वो नाभिक होते हैं अस्थायी। जिन भी नाभिक में अस्थायित्व आ जाता है वो वापस से स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं। तो स्थायित्व प्राप्त करने के 2 तरीके हैं, या तो कुछ रेडिएशन रिलीज करके ये स्थायी हो जाए, और वो रेडिएशन 3 प्रकार की है, अल्फा, बीटा और गामा। ये रेडिएशन निकलने से एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा जो है वो पार्टिकल इनमें से निकल जाते हैं, शांत हो जाते हैं। या फिर दूसरा तरीका है, ये नाभिक स्प्लिट हो जाए, टूट जाए। टूटने को कहते हैं फिशन। क्या कहते हैं? फिशन या विखंडन कहते हैं। इसका विखंडन हो जाए और 2 नाभिक में टूट जाए, जिनको डॉटर न्यूक्लियाई या पुत्री नाभिक कहते हैं। तो कुल मिला के रेडियो एक्टिविटी तो पढ़ाई जाती है केमिस्ट्री में, जो आपके सिलेबस में भी है, और ये न्यूक्लियर फिशन पढ़ाया जाता है फिजिक्स में, जो आपके सिलेबस में है। अब हम बात करें न्यूक्लियर फिशन की। अब अपने नेचर में पाए जाने वाले कुछ तत्व है, जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, इनके नाभिक में स्थायित्व प्राप्त करने के लिए नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय फिशन, न्यूक्लियर फिशन होता है। जब भी किसी हैवी एलिमेंट का नाभिक टूटता है और उससे 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, तो इन दोनों डॉटर न्यूक्लियाई के साथ साथ में एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। और इस दौरान नाभिक जब टूटता है तो न्यूट्रॉन निकलते हैं, 2 डॉटर नाभिक बनते हैं, प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी निकलती है हीट के रूप में। अब इस हीट को काम में लिया जा सकता है। किस काम में लिया जा सकता है? इस हीट को काम में लिया जा सकता है पानी को भाप में बदलने के लिए, और पानी को भाप में बदल के इसको टरबाइन घुमाने के लिए काम में लिया जाए इस भाप को, और टरबाइन से फिर जनरेटर चला के और बिजली बना ली जाए।
ये नाभिकीय विखंडन जो है, अगर इसको कंट्रोल्ड अवस्था में हम लेंगे तो हीट कंट्रोल्ड रहेगी और इसकी भाप से कंट्रोल्ड अवस्था में हम बिजली बना पाएंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर ये नाभिकीय विखंडन, जो न्यूट्रॉन निकले हैं और वो आगे दूसरे नाभिकों को अगर विखंडित करेंगे, इसी प्रकार तोड़ेंगे, तो ये हीट जो है वो बहुत ज्यादा निकलती है, साथ में रेडिएशन बहुत ज्यादा निकलती है और इसको एटम बम का सिद्धांत कहते हैं। तो इसी जो है वो यूरेनियम से बिजली भी बनाई जा सकती है, शांतिपूर्वक उपयोग भी किया जा सकता है। और इसको अगर अनकंट्रोल्ड ये सीरीज, जिसको न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन या चैन रिएक्शन या श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, उससे परमाणु बम के रूप में मानवता का विनाश भी किया जा सकता है, जो अभी ईरान युद्ध में फॉर्चुनेटली टल गया है, जिसकी बहुत ज्यादा आशंका बनी हुई थी। तो कुल मिला के एक बेसिक सी बात हमने समझी कि जो भारी नाभिक होते हैं, जिनमें अस्थायित्व होता है, अगर उनको फिशन करवाया जाए, उनका विखंडन करवाया जाए, तो उससे जो हीट निकलेगी, उस हीट से पानी गर्म करके भाप, और भाप से टरबाइन और बिजली बनाई जा सकती है। तो अब क्या होता है कि ये जो यूरेनियम है, इसके कई सारे आइसोटोप, यानी कि जो जिसको अपन कहते हैं समस्थानिक, वो पाए जाते हैं। जैसे कि यूरेनियम का 232, 235, 238, ये कुछ नाभिक हैं। इसी प्रकार जो थोरियम होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 232, सॉरी ये 233 होता है, 232 थोरियम। प्लूटोनियम का 239, ये इनके एटॉमिक नंबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे यहां पर, ये जो अपने नेचर में पाए जाने वाले यूरेनियम के जो 235 वाला है, इस 235 वाले यूरेनियम के नाभिक से जैसे ही बाहर से कोई न्यूट्रॉन टकराता है, बाहर से न्यूट्रॉन टकराता है, तो ये पुत्र या डॉटर न्यूक्लियाई में टूटता है और इस दौरान हीट निकलती है, और हीट निकलती है तो फिर हम बिजली बना सकते हैं। तो ऐसा यूरेनियम जिसको एक न्यूट्रॉन टच कराते ही साथ इसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ जाए और ये डॉटर न्यूक्लियाई में टूट जाए, इसको कहते हैं फिसाइल, यानी कि जिसमें फिशन जो है वो आसानी से, विखंडन आसानी से हो सकता है। जबकि दूसरा यूरेनियम 238 और जो है वो थोरियम 232, इनमें आसानी से विखंडन नहीं होता है, लेकिन इनमें अगर एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन ऐड करवा दिया जाए तो ये 233 यूरेनियम 233 में बदल जाते हैं, या फिर यूरेनियम 238 में एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन ऐड करा दिया जाए तो प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है। तो ऐसे वाले मटेरियल जिनमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन ऐड कराने पर खुद तो जो है वो विखंडन नहीं होगा, लेकिन अगले रूप में बदल जाएगा और वो विखंडन योग्य होगा, तो ऐसे वाले मटेरियल को कहते हैं फर्टाइल मटेरियल। तो अपने को दो चीजें समझनी चाहिए, फिसाइल और फर्टाइल में क्या अंतर होता है। तो भारी नाभिक वाले वो तत्व है या वो परमाणु जिनमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन ऐड होते ही साथ विखंडन हो जाएगा, उनको कहते हैं फिसाइल मटेरियल। फिसाइल मटेरियल का उदाहरण कौन है? यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। जबकि फर्टाइल मटेरियल जिनमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन ऐड होते ही साथ फिर वो फिसाइल मटेरियल में बदलेंगे, वो कौन है? थोरियम 232 और इसके अलावा यूरेनियम 238। इन दोनों को कहते हैं फर्टाइल मटेरियल और इन तीनों को कहते हैं फिसाइल मटेरियल। फर्टाइल मटेरियल और फिसाइल मटेरियल में क्या अंतर हुआ? जिनमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन ऐड होते ही साथ, थोरियम में एक न्यूट्रॉन ऐड होते ही साथ ये यूरेनियम 233 में बदल जाता है, जिसमें विखंडन की जो वो क्षमता पाई जाती है। यूरेनियम 238 में एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आते ही साथ ये प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है, जिसमें विखंडन की क्षमता होती है। तो जिनमें विखंडन योग्य पदार्थ बनाए, जिनसे विखंडन योग्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं, उनको फर्टाइल मटेरियल कहते हैं, जो कि थोरियम और थोरियम 232 और यूरेनियम 238 है। जबकि जिनमें विखंडन की क्षमता यानी कि परमाणु संयंत्र में काम में लिए जाएंगे, वो कौन कौन है? यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। ये बेसिक कंसेप्ट पता होने के बाद अपने को पता होना चाहिए। अब क्या है कि अपने इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको 3 स्टेज में बांटा गया है। पहली स्टेज में प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, दूसरी स्टेज में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और तीसरी स्टेज में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से के बाद वापस से हैवी वाटर रिएक्टर में बांटा गया है। तो इंडिया में ये 3 स्टेज का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया क्योंकि इंडिया के पास नेचुरल यूरेनियम की कमी है। कौन सी यूरेनियम की? फिसाइल की, यानी कि यूरेनियम 235 की कमी है। अपने यहां पर जो येलो केक या जिसको हम यूरेनियम का जिस एक तरीके से माइनिंग करते हैं, तो उसमें जो मिलता है उसमें 0.07% के आसपास तो जो फिसाइल यूरेनियम है वो पाया जाता है।
और बाकी जो है वो 99.3% के आसपास पाया जाता है यूरेनियम 238। अब हम जानते हैं यूरेनियम 238 जो है उसको फिसाइल मटेरियल के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाहर से न्यूट्रॉन देके। तो अपना पहला स्टेज का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो चला उसमें कच्चे माल के रूप में जिससे बिजली पैदा करनी है, उसमें यूरेनियम 235 को विखंडन के लिए शुरू किया और इस दौरान इससे न्यूट्रॉन जो निकले वो न्यूट्रॉन इस यूरेनियम 238 ने ग्राइंड किया और ये कन्वर्ट हुआ प्लूटोनियम 239 में। अब प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हुआ तो इसको फिर सेकेंड स्टेज में काम लिया गया और सेकेंड स्टेज के अंदर प्लूटोनियम 239 को ईंधन के रूप में काम में लेके और फिर इससे बिजली पैदा की गई। और बिजली पैदा की गई उस दौरान जो थोरियम 232 है उसको कन्वर्ट किया गया एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा इससे जब विखंडन होगा तो उसको यूरेनियम 233 में कन्वर्ट किया गया। फिर तीसरे स्टेज में इस यूरेनियम 233 से बिजली बनाना चाहते हैं। तो भारत का 3 स्टेज का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो भारत में यूरेनियम की कमी के चलते जो है वो बनाया गया, क्योंकि भारत में थोरियम खूब सारा है। साउथ इंडिया की जो तटीय क्षेत्र है वहां पर जो मोनाजाइट रेत है उसमें थोरियम खूब सारा है और हम थोरियम को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट कराना चाहते हैं। और वो कब संभव है? जब सेकंड स्टेज यानी कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम विखंडन होगा, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा और इसको हम तीसरे स्टेज में काम में लेंगे। अब भारत के अंदर पहली स्टेज के न्यूक्लियर पावर प्लांट खूब सारे बनाए गए हैं, उनको कहते हैं प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। दूसरे स्टेज के जो है वो कहलाते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इनको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें फ्यूल के रूप में जो हम प्लूटोनियम 239 काम में लेंगे उससे कहीं ज्यादा नया फ्यूल पैदा कर लेंगे और इसलिए ये फ्यूल की ब्रीडिंग कर रहा है, एक तरीके से उसका उत्पादन कर रहा है। और तीसरे स्टेज में जो वो यूरेनियम 233 के ऊपर आधारित अपन फ्यूल कर लेंगे। तो आज जो हम खबर कर रहे हैं वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का पहला प्रोटोटाइप, मतलब एक एक्सपेरिमेंटल जो है वो संयंत्र हमने बनाया है कलपकम जो तमिलनाडु के अंदर है। अब इस सारी कहानी को एक एक करके हम समझते हैं जो खबर आई है उसके दृष्टिकोण से। तो तमिलनाडु के कलपकम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का 6 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक प्रथम क्रिटिकलिटी यानी कि नियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया जिससे हीट पैदा हो और बिजली बननी शुरू हो जाए वो स्टेज में हम आ गए हैं। उसके बाद में मुख्य बिंदु इसका ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोटोटाइप है इसका विकास किसने किया? डीईए, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और इस डीईए के अंदर में काम करता है आईजीसीएआर, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। उसके द्वारा स्वदेशी रूप से ये संयंत्र जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर उसको डिजाइन किया गया और विकास किया गया और इसका संचालन और निर्माण कार्य है वो कौन करेगा? भाविनी करके अपने एक देश में पीएसयू है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। इसकी क्षमता कितनी होगी? पहले की 500 मेगावाट। ईंधन के रूप में स्वदेशी रूप से पहले चरण में यूरेनियम और प्लूटोनियम यानी कि जो पहले चरण में हमने 235 यूरेनियम और प्लूटोनियम जो बना था 238 से एक न्यूट्रॉन लेके प्लूटोनियम 239, उन दोनों का मिक्स ऑक्साइड जिसको मोक्स बोलते हैं यानी कि यूरेनियम प्लूटोनियम का मिश्रित ऑक्साइड को फ्यूल के रूप में काम में लिया जाएगा। और इस दौरान जो एक्स्ट्रा हीट निकलेगी उस हीट को कंट्रोल करने के लिए लिक्विड सोडियम काम में लिया जाएगा। प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर जो है उसमें हैवी वाटर यानी कि भारी जल D2O को काम में लिया जाता है। इसके अंदर सेकंड स्टेज में लिक्विड सोडियम को काम में लेंगे और जो लास्ट वाली स्टेज होगी उसमें भी हैवी वाटर को यानी कि D2O को काम में लेंगे। तो ये एक याद रखने लायक बात है कि इसमें लिक्विड सोडियम को यूज किया जाता है। फिर उसके बाद में भारत की जो 3 स्टेज की दीर्घकालिक परमाणु रणनीति उसका महत्वपूर्ण हिस्सा एक बार पूरी तरीके से चालू होगा तो भारत ऐसा दूसरा देश बन जाएगा जो रसिया के बाद में पूरी तरीके से कॉमर्शियली ब्रीडर रिएक्टर को बनाया है जिसने। और वर्तमान में फास्ट ब्रीडर तकनीक भारत के सभी जल रिएक्टर और भविष्य में स्थापित होने वाले थोरियम आधारित रिएक्टरों के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी। क्यों है महत्वपूर्ण कड़ी? क्योंकि भविष्य के ईंधन में हम थोरियम काम में लेंगे। थोरियम का एटॉमिक नंबर होता है 232 और इसमें एक न्यूट्रॉन जाते ही साथ इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 233 और 233 क्या होता है? फिसाइल यूरेनियम जो फ्यूल के रूप में काम लेगा। तो पहले चरण और तीसरे चरण के बीच में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक महत्वपूर्ण योजक कड़ी के रूप में काम करेंगे। तो इसकी कार्य प्रणाली कैसे होगी कि इसके अंदर यूरेनियम 238 को
विखंडनीय यानी कि फिसाइल मटेरियल 239 में परिवर्तित किया जाएगा। इसके लिए क्या होगा कि इसके बीच में एक कोर बनाई जाएगी और उस कोर के अंदर पहले से ही प्लूटोनियम थोड़ा बहुत भरा होगा और जैसे ही विखंडन शुरू होगा उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकलेंगे और वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकलेंगे तो कोर के बाहर एक परत बनी है जिसमें 238 यूरेनियम है और वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर करके 239 में कन्वर्ट हो जाएंगे। 239 में कन्वर्ट होंगे तो इसका मतलब ये जो है वो फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट होगा। तो तीव्र न्यूट्रॉन उपजाऊ यूरेनियम यानी कि फर्टाइल यूरेनियम 238 को फिसाइल प्लूटोनियम 239 में परिवर्तित करेंगे, जिससे रिएक्टर में जितनी ईंधन की खपत होगी उससे ज्यादा उत्पादन होगा। और लास्ट में क्या होगा कि थोरियम 232 का यूज किया जाएगा इसमें, और थोरियम 232 जो है उससे यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करा के और भारत के तीसरे चरण के लिए ईंधन का जो है वो ईंधन के रूप में काम करना शुरू कर देगा। अब ये इसका डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर। ये परमाणु संयंत्र की कोर है जिसमें प्लूटोनियम 239 भरा है और इसके बाहर जो इसकी परत है वो 238 की है और उसके बाद इसको थोरियम 232 के साथ में एडजस्ट किया गया है। ये पीले रंग का लिक्विड सोडियम भरा हुआ है और उसके आगे फिर पानी भरा हुआ है। पानी भाप बन के जाएगा, टरबाइन घूमेगा, जनरेटर बनेगा, बिजली बनेगी। ये 3 स्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम अपना 1950 में होमी जहांगीर भाभा द्वारा तैयार किया गया था। अपने यहाँ पर लास्ट उद्देश्य है कि थोरियम जो मोनाजाइट रेत में सबसे ज्यादा पाया जाता है उसको यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करना। यूरेनियम 232 को थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करना, जिससे कि अपने को दीर्घकालिक ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो ये जो मैंने डिटेल बताई थी आपको वही बातें इसमें साथ साथ में लिखी हुई है। अब एटॉमिक एनर्जी को लेकर कुछ डाटा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनसे संबंधित बात करें तो आज के दिन भारत में एटॉमिक एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी वो कितनी है? 8.78 गीगावाट। इतनी अपनी एटॉमिक एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, 8.78 गीगावाट है। 2024-25 में परमाणु के ऊर्जा संयंत्रों द्वारा 56,681 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया और अपना उद्देश्य है कि 2031-32 तक ये 8.78 गीगावाट से बढ़ाकर 22.38 गीगावाट बनाए। वर्ष 2024-25 के हिसाब से देखेंगे तो अपने देश में जितनी बिजली बनती है उसमें एटॉमिक एनर्जी का योगदान 3.1% है और 2047 तक अपना जो है वो पूरा 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन का जो है वो सपना है। अपने देश में इस समय वर्तमान में प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर जो पहली पीढ़ी के न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनकी संख्या इस समय देखोगे तो 7 है। ये 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट 6 राज्यों में स्थित है और ये 6 राज्य में जो है वो कई बार मैच द फॉलोइंग, कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से राज्य में है वो भी पूछ लिया जाता है। तो 6 राज्यों में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है? 7। वो 6 राज्य एक साथ में 3-3 के ग्रुप में जुड़े हुए पड़ोसी राज्य जैसे कि गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये 3 राज्य तो नॉर्थ इंडिया के हो गए। फिर नीचे साउथ इंडिया की तरफ पहुंचते हैं तो ऊपर महाराष्ट्र से शुरू हो जाओ, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 3 राज्य ये हो गए। जैसे यहां पर इस मैप में देखोगे गुजरात, राजस्थान और यूपी, ये 3 राज्य हो गए। फिर नीचे महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु। इनमें 6 राज्यों में प्रत्येक में गुजरात में एक है, राजस्थान में एक है और क्या नाम से उत्तर प्रदेश में एक है। इधर देखेंगे तो महाराष्ट्र में एक है, कर्नाटका में एक है और तमिलनाडु में 2 है। तो टोटल 6 राज्यों में कितने हो गए? 7 पावर प्लांट हो गए। अभी आने वाले टाइम में अपने बांसवाड़ा माही एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने जा रहा है राजस्थान में, तो ये 7 की जगह संयंत्रों की संख्या हो जाएगी 8। अब ये जो 7 संयंत्र है कौन से राज्य में कौन सा है? तो गुजरात वाला जो है उसका नाम है काकरापार, राजस्थान में अपने रावत भाटा के अंदर लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश के अंदर बुलंदशहर से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो नारोरा जो पावर प्लांट लगा हुआ है। नीचे अगर महाराष्ट्र में देखोगे तो आप तारापुर और कर्नाटका के अंदर देखोगे तो इसी के नाम से मिलता हुआ कैगा और तमिलनाडु में देखोगे तो मद्रास पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट और उसके बाद कूडनकुलम जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो मद्रास और कूडनकुलम तो है तमिलनाडु में, तारापुर है महाराष्ट्र में, केगा है कर्नाटका में, नरोरा है यूपी में, राजस्थान में रावत बाटा है और गुजरात के अंदर जो है उसका नाम है काकरापार। तो ये 7 जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं 6 राज्यों में, उनमें टोटल कितने रिएक्टर लगे हुए हैं? 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट में 24 रिएक्टर इस समय
काम कर रहे हैं। अच्छा, नई जो बात हमने की, पहले करंट अफेयर में हमने इसको कवर भी किया और एग्जाम में भी पूछा गया था आरपीसी किसी कि सितंबर 2025 में राजस्थान में बांसवाड़ा में माही बांसवाड़ा एक नया पावर प्लांट स्टेब्लिश करने की आधारशिला रख दी गई है, मतलब इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है? तो अपनी एक तो अश्विनी अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड जो पीएसयू है, और इसका क्रियान्वयन क्या एनपीसीएल और एनटीपीसी, उन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया जा रहा है। तो ये स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट का हेवी वाटर प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर जो है वो इसकी 4 यूनिट अपने राजस्थान में बांसवाड़ा में स्थापित की जा रही है, और राजस्थान का दूसरा पावर प्लांट होगा। पहला कौन सा है? रावत भाटा। ठीक है, उसके बाद में आगे अगर हम देखें इससे रिलेटेड बात, तो भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए सरकार ने हाल ही में कौन से और एडमिनिस्ट्रेटिव बजट 2024-25 वाले में हमारी वित्त मंत्री ने न्यूक्लियर पावर प्लांट की बड़ी इकाइयां स्थापित करने के बजाय छोटे पोर्टेबल न्यूक्लियर पावर प्लांट या स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर पावर प्लांट के विकास के ऊपर बल दिया, ताकि ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो बिजली के लिए दूसरे जो है वो पावर प्लांट्स के ऊपर निर्भर ना रहें और अपनी आवश्यकता के अनुसार छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लें। उनको बनाना आसान होगा, खर्चा कम आएगा, उनके अंदर कल को कोई एक्सीडेंट होता है तो तुलनात्मक रूप से कम वो घातक हमारे लिए है। तो इसके लिए बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के बजाय छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने पर बल दिया गया, और उसके लिए अपने बजट के अंदर विशेष रूप से एक फंडिंग की प्रावधान की। तो परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के डिजाइन, विकास और तैनाती के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए, और 2033 तक कम से कम स्वदेशी इंडिजिनसली डिजाइन किए हुए 5 ऐसे स्वदेशी एसआरएम यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर चालू करने का लक्ष्य है। दूसरा, एक शांति अधिनियम 2025। ये शांति वो वाली युद्ध वाली शांति नहीं है, एक एब्रीवेशन है, द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो शॉर्ट में इसको देखोगे आप तो शांति एक्ट 2025, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है कि अपने इंडिया में जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड लीगल फ्रेमवर्क है, कानूनी ढांचा है, उसको ज्यादा बेहतर समय की आवश्यकता के अनुसार मॉडर्न बनाने का। कुल मिला के इनडायरेक्ट वे में कहे तो सरकार न्यूक्लियर पावर प्लांट में अब तक सिर्फ सरकार अकेली की मोनोपोली है, और सरकार यहां पर प्राइवेट प्लेयर को लिमिटेड एक्सेस देकर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में या फिर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में प्राइवेट प्लेयर को भी मौका दे रही है। तो उसके लिए शांति एक्ट 2025। इधर देखोगे आप तो बार्क जो है उसके द्वारा अगली पीढ़ी के रिएक्टर डिजाइन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। 200 मेगावाट वाला भारत का स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है वो 55 मेगावाट मतलब 200 मेगावाट वाला जो क्षमता वाला जो बार्क के द्वारा एटॉमिक रिएक्टर डिजाइन किया गया, उसका नाम रखा गया है भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 200 मेगावाट। फिर 55 मेगावाट वाली के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 55, और हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक 5 मेगावाट वाला छोटा एक थर्मल पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजाइन किया गया है। भारत ने शांतिपूर्वक परमाणु जो है कार्यक्रम चलाया, और अपने जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें भी नो फर्स्ट यूज वाली बात है कि हम किसी भी देश पे, हालांकि हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, परमाणु बम हमारे पास है, लेकिन हम पहले किसी पर नहीं चलाएंगे। उसी के तहत हम ज्यादा हिमायती हैं परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक, यानी कि एनर्जी, मेडिकल साइंस, इन सब में उपयोग अच्छे से हो पाए। तो हमने 18 देशों के साथ नागरिक परमाणु सहयोग जो समझौते हैं उनके ऊपर भी साइन कर रखे हैं। तो ये कुछ मिसलेनियस इधर उधर जो फैक्ट है एग्जाम में आने लायक, उनको अपन ने इकट्ठा किया। और अब एक सवाल सोल्व करते हैं जो इस बार आया, स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निम्न कथनों पर विचार करें। तो क्या ये तमिलनाडु के कलपकम में स्थित? बिल्कुल वहीं पर तो है, अभी पढ़ा। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ने, बिल्कुल इसी ने डेवलप किया इसको। यह हैवी वाटर को शीतलक के रूप में, बिल्कुल गलत बात है। हमने लिक्विड सोडियम की बात की यहां पर, तो यहां पर हैवी वाटर की जगह पहली पीढ़ी का हैवी वाटर कूलिंग के रूप में, लास्ट पीढ़ी का, लेकिन बीच वाली पीढ़ी का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो हैवी वाटर की जगह किसको काम में लेता है? सोडियम को काम में लेता है कूलेंट के रूप में। यह यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में परिवर्तित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यह अपनी खपत से ज्यादा ईंधन उत्पन्न करने में सक्षम है, बिल्कुल सक्षम है। तो ये स्टेटमेंट इसका रोंग है, बाकी स्टेटमेंट इसके राइट है। तो राइट आंसर क्या होगा? नीचे कमेंट के अंदर टाइप करके बताओ। ये एक ही सवाल अपन ने इसको बनाया है। तो जो बच्चे मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर रहे हैं उनको एक सवाल लिखना चाहिए करंट अफेयर के हिसाब से भी, और वो सवाल मैं बोल देता हूं, आप उसको लिख लो एक बार, हिंदी में इंग्लिश में दोनों मीडियम के बच्चे लिख लेंगे।
व्हाट इज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, राइट इट्स सिग्निफिकेंस इन इंडिया न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। व्हाट इज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, राइट इट्स सिग्निफिकेंस इन न्यूक्लियर पावर, इंडियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। हिंदी में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होते हैं, भारत के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम में इसकी भूमिका समझाइए। तो ये अपना आज का है, मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।